Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss sources of the Indian Constitution. As we know, our Constitution is a borrowing bag of other constitutions. So we will see from which countries it has been taken. This video is really important, so please focus. So first of all, United States. From United States, we have borrowed preamble. We have discussed preamble in the previous video also. Then fundamental rights, federal structure of the government. फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट मतलब जो लेयर्स होता है सेंट्रल स्टेट फिर पंचायती, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, जो लेयर्स है फेडरल स्ट्रक्चर। पावर वेस्टेड है सबके हाथ में। इलेक्टोरल कॉलेज, जो इलेक्टेड मेंबर्स है जो कास्ट वोट करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो उनको बोला जाता है। ये सब कंसेप्ट यूएस से लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, जुडिशियरी अपने इंडिपेंडेंटली काम करे बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना लोकसभा राज्यसभा के इंटरवेंशन के। सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है, इसके बीच सेपरेशन है। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, सबका अलग अलग पावर है। पहला तो लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का है कि लॉज को एग्जीक्यूट करना, जुडिशियरी का चेक्स एंड बैलेंसेस रखना कि लॉज इम्प्लीमेंट सही तरीके से हुआ है कि नहीं, वो सही है या नहीं। जुडिशियल रिव्यू उसको बोला जाता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब जुडिशियरी देखता है उसमें कि क्या सही है क्या गलत। फिर प्रेसिडेंट एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। प्रेसिडेंट को भी सुप्रीम कमांडर बना जाता है, जितना भी आर्म्ड फोर्सेस है, मिलिट्री, नेवी, ठीक है, एयरफोर्स, उसका सुप्रीम कमांडर बना दिया जाता है। और इक्वल प्रोटेक्शन सबको मिलता है लॉ के अंडर, लॉ सबके लिए बराबर है। नेक्स्ट यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या बोरो किया था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो रियल हेड है और नॉमिनल हेड है ना, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर विद कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये आइडिया हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया था। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, तो हम इंडियन ही है, ऐसा नहीं है कि एक हम इंडियन भी है और हम अलग से झारखंडी भी है, अलग अलग सिटीजनशिप, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सिटीजनशिप, हम सब कोई इंडियन है। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप भी यूके से लिया गया। आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, लॉज के हिसाब से, रूल्स जो बनाए गए हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट वर्क करेगा। रिट्स जो पावर दिया गया है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट को, कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके, तुरंत किसी भी अमेंडमेंट को चेंज ना कर सके, ठीक है ना, कोई भी लॉज ना ले आए, कोई भी रूल्स ना बना दे, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस ये सुप्रीम कोर्ट करता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड इज रोल, तो लोकसभा में स्पीकर है, ठीक है, राज्यसभा में स्पीकर। तो ये स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट है, जो चेयरमैनशिप है, ये किसने लाया? ये भी यूके ने लेकर के आया, हमें सिखाया उन्होंने, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो बहुत दिन तक हमने यही सब कुछ सीखा। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जो लेजिस्लेचर जो काम करता है लॉ बनाने का तरीका, तो वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसीजर भी यूके से अडॉप्ट किया हमने। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है, तो बाकी कुछ प्रोसीजर्स होंगे, कोई चीज़ का प्रोसीजर होगा, तो उसको कौन जस्टिफाई करेगा? उसको लॉ जस्टिफाई करेगा। ये भी यूके से हमने अडॉप्ट किया है। Now from Canada, what we have adopted, what we have borrowed is the quasi-federal form of government. Okay, it's not completely federal. No state, किसी भी स्टेट को या फिर किसी पंचायती विलेज को इतना पावर नहीं है जितना सेंट्रल के पास है। फेडरल गवर्नमेंट है, नो डाउट, जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है या बॉटम टू टॉप अप्रोच है, वो तो है ही है, लेकिन क्वासी है क्योंकि सेंट्रल थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स,
कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। स्टेट लिस्ट अलग होता है, सेंट्रल लिस्ट अलग होता है, कॉन्करेंट लिस्ट अलग होता है। नेक्स्ट है कि रेसिडुअल पावर्स रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ ऐसे पावर्स है रेसिडुअल पावर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो इस वीडियो में हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, 12 मेंबर्स जैसे हम जानते हैं कि नॉमिनेट होते हैं और बाकी सारे इलेक्ट होते हैं, तो ये भी हमने आयरलैंड से बोरो किया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो वो मेथड भी आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है। फिर फ्रांस से हमने क्या अडॉप्ट किया है, फ्रांस से रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल। प्रेम्बल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें जो कॉन्सेप्ट है ये आइडियल्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया है। देन ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या बोरो किया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद द कंट्री, विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, कंट्री के अंदर स्टेट्स के आपस में ट्रेड करना ऑस्ट्रेलिया से हमने सीखा है। पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेटर टू मेक लॉज फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो उसमें जो लेजिस्लेचर का है, क्या पावर है उनका, लॉ मेकिंग, तो ये पावर भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरेशन जुरिस्डिक्शन, अगर फेडरल जुरिस्डिक्शन से बाहर भी कोई मैटर है तो वो भी डिस्कस किया जा सकता है, लेजिस्लेचर उसके लिए भी पॉलिसीज बना सकती है। ठीक है, जुरिस्डिक्शन इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, फेडरल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। देन कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट तो हमें पता ही है कि इसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के, यानी कि फेडरल और प्रोविंशियल मिलकर के, दोनों मिलकर के पॉलिसीज बनाती है या डिसीजंस लेती है, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है यूएसएसआर, सोवियत संघ, जो आज के डेट में रशिया है। यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ अडॉप्ट किया, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में इंक्लूडेड है, और प्रेम्बल में जो आइडियाज़ है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस का, ठीक है, ये भी यूएसएसआर से अडॉप्टेड है। अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, तो इंडिया में क्या डेवलपमेंट होगा, कैसे होगा, इसके लिए कौन डिसाइड करेगा, प्लानिंग कमीशन उस समय। ठीक है, अभी के डेट में ये नीति आयोग है 2013-14 के बाद से, 14 के बाद से। साउथ अफ्रीका, प्रोसेस फॉर अमेंडमेंट, ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा रिटन, वो रिजिड है, ठीक है, उसको कोई, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट लाया जा सकता है, तो ये जो प्रोसेस है इसका, ये हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। देन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है, तो राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है उनका, इलेक्टोरल क्लब, इलेक्टोरल कॉलेज उनका इलेक्शन करते हैं, ठीक है, कास्ट करते हैं उनको वोट, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फिर जर्मनी से इमरजेंसी पावर टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल रूल लगता है किसी पे, 4 रीजन है प्रेसिडेंशियल रूल का, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशंस मिल जाए। नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो जो नेशनल इमरजेंसी लगता है स्टेट में, ठीक है, उस वक्त फंडामेंटल राइट्स है ना वो हमारा सस्पेंड हो जाता है, फिर उस टाइम आप ये नहीं बोल सकते हो कि फंडामेंटल राइट है मेरा यहाँ घूमना, मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ऐसा होता नहीं है। देन जापान से हमारा लिया हुआ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो प्रोसीजर्स जो है किसी भी किसी भी ऑफिस का या फिर कोई जो प्रोसीजर है किसी भी वैकेंसी का, फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट का, ठीक है, तो उसका वो कौन डिसाइड करेगा, इसके पीछे भी लॉ है ना, यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, तो यूपीएससी है ना मेंशन कि कैसे वो कंडक्ट कराएगी क्या नहीं कराएगी,
तो वो लॉ भी जापान से, मतलब ये आइडिया जापान से लिया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और प्रीवियस पीडीएफ्स के लिए अगर आपको पीडीएफ्स डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स हम देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो पार्ट 4 में है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है बाय सिटीजन का, वो पार्ट 4A में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। याद रखिएगा, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन, ठीक है। रेस्ट नीचे आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट्स है। इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, हो सके तो इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी के अंडर सब पार्ट्स है जो कि आर्टिकल 14 से लेके 32 तक है। एक बार पढ़ लीजिएगा और हो सके तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 36 से है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 43A, 43B, 44 एंड सो ऑन टिल आर्टिकल 50। यहाँ तक देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन फॉर्म में, उसको पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकते हैं, ठीक है, अपने जुरिस्डिक्शन में उससे रिलेटेड अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उनको ये पावर नहीं है कि वो चेंज कर सके, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे चेंज कर सके। वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पे, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, अमेंडमेंट का। नेक्स्ट केशव नंदा भारती केस 1973 इससे रिलेटेड है। This was a landmark case in defining the concept of the basic structure doctrine, ठीक है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ ये लैंडमार्क केस है। इससे क्या हुआ था? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑल्दो नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स was beyond the parliament's amending power, the basic structure of the constitution could not be abrogated even by a constitutional amendment, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है, या पार्लियामेंट भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करे और चेंज करे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का, ठीक है। और नेक्स्ट है जजमेंट इम्प्लाइड दैट द पार्लियामेंट कैन ओनली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट री राइट इट, ठीक है। जजमेंट यही पास हुआ था कि अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन री राइट नहीं किया जाएगा उसको। थोड़ा पावर है, लिमिटेड पावर है, ठीक है, उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। दिस इज द basis in the Indian law in which judiciary can strike down any amendment passed by the parliament that is in conflict with the basic structure of the constitution, ठीक है। तो स्ट्राइक करने का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो अपना पावर से स्ट्राइक कर सकता है। पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट पास करता है, ठीक है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो ही, ठीक है, बेमतलब का नहीं। इट वॉज द केशव नंदा भारती केस दैट brought this doctrine into the limelight. The judgment listened some basic structures of the constitution as supremacy of the constitution, मतलब constitution को supremacy मिल जाता है, पावर मिल जाता है, unity and sovereignty of India,
तो यूनिटी है, जो डाइवर्सिटी का कल्चर है, और जो सोवरेनिटी है, पावर है इंडिया का, जो कि पीपल के हैंड्स में होता है, वो भी इस्टेब्लिश हुआ। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेसी इलेक्ट करके, रिपब्लिकन सेलेक्ट करके, हम इलेक्ट करके अपने गवर्नमेंट को चूज़ करके वहाँ पे बिठाते हैं, वो हमारे बिहाफ में काम करते हैं। रिपब्लिकन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होगा। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक पावर सेंटर्ड नहीं रहेगा सेंट्रल के हाथ में, वो बटा रहेगा, स्टेट को बटा रहेगा, पंचायती को बटा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर रहेगा, रिलीजियस कोई फाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ब्रदरहुड रहना चाहिए, रिलीजन का रिस्पेक्ट होना चाहिए, सबका डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। देन सेपरेशन ऑफ पावर, पावर सेपरेटेड है, ठीक है, लेजिस्लेचर का अलग है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, जुडिशरी का अलग है, सेंटर स्टेट का अलग है, वो सब रहेगा। इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलेगा, लिबर्टी मिलेगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, जो नेशनल स्ट्रगल के लिए जो हमारे नोबल आइडियल्स थे उनको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी को, यूनिटी और इंटीग्रिटी को, ठीक है, ब्रदरहुड को। कंट्री को कभी किसी चीज़ का सर्विस होगा तो खुद को देना है, कंट्रीब्यूट करना है नेशनल सर्विसेज में। प्रमोट हार्मनी, ब्रदरहुड और डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करना, ठीक है। रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना, कंपोजिट कल्चर जो है इंडिया का उसको प्रिजर्व करना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, रैशनैलिटी, ह्यूमैनिज्म, इंक्वायर एंड रिफॉर्म, ये सब डेवलप करना, सेफ गार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को, वायलेंस को बढ़ावा नहीं देना। उसके बाद strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, ठीक है, नेशन को आगे बढ़ाने के लिए खुद को आगे बढ़ाना है, ये सारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये क्या किया था कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का है ना, उसको नल घोषित कर दिया गया था, उसको वॉइड घोषित कर दिया गया था। और क्या किया गया था, इसके तहत रिस्टोर किया गया था ओरिजिनल टर्म, जो कि लोकसभा को है ना 6 इयर्स के लिए कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के लिए के तहत, उसको चेंज करके वापस से 5 इयर्स किया गया। रिस्टोर द प्रोविजन विद रिगार्ड टू द कोरम टू द इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, कोरम का जो मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट होना जो नेसेसरी था, उसको हटा दिया गया था, उसको वापस से रिस्टोर किया गया। omitted the reference to the British House of Commons in the provisions pertaining to the parliamentary privileges. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो मिलता था ब्रिटिश हाउस को, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनको ओमिट कर दिया गया था उनके प्रोविजंस को, ठीक है। gave constitutional protection to the publication in the newspaper of true reports of the proceedings of the parliament and state legislature, ठीक है, प्रॉपर रिपोर्ट्स दिया जाता था। एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर रिकन्सिडरेशन, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट के पास जाता था ना बिल, तो उसको रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट वापस भेजता था, और वो बाइंडिंग नहीं था, उसको प्रेसिडेंट कभी भी मतलब रिजेक्ट कर सकता था बिल को, लेकिन इस प्रोविज़न के बाद एडवाइस किया गया कि उस पर बाइंडिंग है कि उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। और न्यूज़ पब्लिकेशंस को भी प्रोटेक्ट करने का जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने प्रोविजंस में ऐड किया। और कुछ प्रोविजंस को डिलीट भी किया गया जो कि प्रेसिडेंट गवर्नर के सेटिस्फैक्शन के लिए था,
उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में ऑर्डिनेंसेस पास करने में उनका मोनोपोली को भी थोड़ा कम किया, लिमिट किया उनके पावर को। रिस्टोर्ड सम ऑफ द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी रिट का पावर मिला, जुडिशियल रिव्यू का पावर मिला। रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था उसको रिप्लेस किया गया आर्म्ड रेबेलियन से इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मणिपुर का ही केस है, तो वो एक आर्म्ड रेबेलियन कहा जा सकता है उसको, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं। May the president to declare a national emergency on the written recommendation of the cabinet। प्रेसिडेंट खुद से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको रिटन में रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट का, कैबिनेट रिकमेंड करेगा तो ही प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा। नेक्स्ट है कि मेड सर्टेन प्रोसीजरल सेफगार्ड विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंशियल रूल्स। तो पहले था कि प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता था, कभी के लिए भी लग सकता था, कभी भी लग सकता था, लेकिन इस चीज़ को चेंज किया गया कि अपने मर्जी से प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी नहीं घोषित कर सकता है किसी भी स्टेट में, ठीक है, वहाँ डिप्लॉयड नहीं कर सकता है अपना आर्मी फोर्स। डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट ओनली अ लीगल राइट। ये पहले फंडामेंटल राइट्स में आता था, आर्टिकल 34 में शायद, उसको डिलीट कर दिया गया, वहाँ से हटा करके उसको लीगल राइट्स में डाल दिया गया। Provided that the fundamental rights guaranteed by Article 20 and 21 cannot be suspended during a national emergency। तो जो आर्टिकल 20 और 21 रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स, वो कर्टेल नहीं किया जाएगा कोई भी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, बाकी जितना फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाएगा। Omitted the provisions which took away the power of the court to decide the election disputes of the president, the vice president, the prime minister and the speaker of the Lok Sabha। कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता है कि क्या इलेक्शन का प्रोविजंस है या फिर क्या हटाना है क्या नहीं, उसके लिए एक अलग इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश किया गया है। आई होप वीडियो आप लोग को हेल्पफुल होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको आगे भी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। थैंक यू।